टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो कि सिलेबस के तहत ये 3rd यूनिट के अंदर है। अब ये टॉपिक का नाम है, ये यूनिट का नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये टॉपिक को जाने से पहले मैं चंद चीज़ों का आपको खुलासा देना चाह रहा हूँ। पहले उसकी जानकारी होना चाहिए, उसके बाद जो है हम इस डेफिनेशंस को जाएंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इसे कैसे मालूम करते हैं, और इसका नतीजा क्या है, इसका किन के ऊपर अमल करता है पैरामीटर्स। तो इससे पहले मैं आपको पहले शुरुआत ये देना चाह रहा हूं कि बीम किसको कहते हैं। बीम एक ऐसी बिल्डिंग का कंपोनेंट है, बिल्डिंग का एक पार्ट है, जो कि उसके ऊपर ताकत अमल करने पर उन्हें मुड़ता है, यानी बेंड होता है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि ताकत कैसे अमल करना चाहिए ताकि मेंबर मुड़े, ताकि मेंबर बेंड हो। ताकत तो कई किस्म से, आप कई तरीके से अमल कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, मेंबर के ऊपर, लेकिन मेंबर जब मुड़ना है तो उसका लोड एप्लीकेशन का तरीका उसकी लंबाई को, यानी जो भी उसकी लंबाई होती है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड अमल करना होगा। P1 P2 आप देख रहे हैं, अगर ये मेंबर की लंबाई मान लीजिए L है, इसकी लंबाई को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ताकत अमल करती है और इन्हें सपोर्ट्स के पास, किसी 2 सपोर्ट्स के ऊपर आराम करता है, वो सपोर्ट्स के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। जब ऐसा वाला ताकत अमल करता है बॉडी के ऊपर तो मेंबर जो है मुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कट करिए, जिसको हम बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम बेंडिंग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बेंडिंग को हम फ्लेक्चर बोलना चाहिए। बेंडिंग को किससे बोलेंगे, बेंडिंग का मतलब क्या है, बेंडिंग का मतलब है फ्लेक्चर। यानी जब भी कोई ताकत मेंबर की लंबाई को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अमल करती है तो मेंबर फ्लेक्चर को सब्जेक्ट होता है, फ्लेक्चर को एक्सपोज होता है, उसी को हम, वैसे वाले मेंबर को हम बीम कहते हैं, बीम कहते हैं। अब सबसे बड़ा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इसके दोनों जानिब, यानी 2 एंड्स जो होते हैं मेंबर के, जो मुड़ रहा है, मान के चले ए एंड बी, और ए एंड बी किन सपोर्ट पर आराम कर रहा है, वो टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के सपोर्ट्स है, उसकी जानकारी करना पहले जरूरी है। उसके बाद हम टॉपिक में जा सकते हैं। अब जब सपोर्ट्स की बात आती है, ये किन चीजों पे आराम करता है, तो हम कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में जो है बेटा, एक्चुअली इसमें 2 किस्म के सपोर्ट्स आप पहले पढ़ते हैं। एक जो है सिंपल सपोर्ट है, दूसरा जो है फिक्स्ड सपोर्ट है। अब सिंपल सपोर्ट किसको बोलते हैं, नंबर 1 सिंपल सपोर्ट किसको बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कैसे इंडिकेट करते हैं। सिंपल सपोर्ट में 2 किस्म के आते हैं, एक आके हिंज, दूसरा होता है रोलर। दोनों भी मिला के जो है हम सिंपल सपोर्ट कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल अलग अलग होता है। अगर आपका सपोर्ट हिंज है तो सिंपल इक्विलैटरल ट्रायंगल डाल के नीचे ऐसा शेडेड करेंगे सपोर्ट को। अगर मान लीजिए रोलर है तो ट्रायंगल डाल के नीचे सर्कल्स डालेंगे, 2-3 सर्कल्स डाल के फिर नीचे लकीर मार के ऐसा मारेंगे। ये दोनों को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों भी जो है, कुल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉब्लम में एक एरो मार्क डालेंगे ऊपर। दोनों को जो है सिंपल सपोर्ट कहते हैं, इसको हम एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ये एरो मार्क सिंपल सपोर्ट होता है, इसमें या तो हिंज होता है या रोलर होता है। लेकिन 2 भी आते हैं अपने को। अगर हम किसी मेंबर को लेते हैं, किसी सपोर्ट को लेते हैं, तो ले लीजिए, ये आपकी एक छड़ी है जिसको हम बार कहते हैं, रॉड कहते हैं। इसका एंड ए है, इसका एंड बी है। एक हिंज पे है और दूसरा रोलर पे है। लेकिन दोनों को हम किस नाम से बुलाते हैं,
बीम इज सिंपली सपोर्टेड बोल के बोलते हैं, दोनों सिंपल सपोर्ट्स पे आराम कर रहा है। बेटा एक बात याद रखना है, इसमें सिंपल सपोर्ट का मतलब है जो भी एंड होता है बीम का, वो एंड और सपोर्ट के बीच में कोई रिजिड टाइट कनेक्शन नहीं होता है, सिंपल से उसके ऊपर रेस्ट करता है वो सपोर्ट के ऊपर। अगर बगैर कनेक्शन के, बगैर टाइट कनेक्शन के अगर कोई सपोर्ट आराम करता है किसी सपोर्ट पर, तो उसे हम सिंपल सपोर्ट कहते हैं। तो उसको रिप्रेजेंटेशन या तो हिंज बता दें या जनरल से, एक जगह हिंज है तो और एक जगह कंपलसरी रोलर रहेगा। मान लीजिए ये जो बार बताया मैं, ये भी मान लीजिए एक लोहे का बार है, स्टील बार है। आप सबको पता है समर में एक्सपैंड होता है, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होता है मटेरियल। जो भी आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तो आपको अलो करना पड़ेगा, मेंबर में आप नहीं छोड़ सकते, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए अलो करना पड़ेगा। तो वो कहां होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? जो आप यहां रोलर देख रहे हो, यहां पे जो भी इंक्रीज इन लेंथ आएगा, जो भी डिक्रीज इन लेंथ आएगा, डेल्टा एल मान के चलते हैं, वो जो है आप रोलर के ऊपर मूवमेंट होगा उसका, या तो एक्सपेंशन रहा तो आगे जाएगा रोलर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं बेटा अपने आंख को नजर आए वैसा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वेरी नेकेड, आप आंख से नहीं देख सकते उसको। 1/100th mm भी आता है उसमें, 1/100th mm का भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आपको उसका क्लियरेंस देना जरूरी है। वो क्लियरेंस कहां मिलेगा? फ्री एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, रोलर, यानी मूवमेंट होगा ये एंड, या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। यानी इसका मतलब क्या है? आप ये देख रहे हैं कि ये हिंज के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है, मूवमेंट इज देयर। मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है आपको। बेटा याद रखिए, जिस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट आएगा, जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स डेवलप नहीं होता, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होता वहां पे। यानी देयर इज नो रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई फोर्स पैदा नहीं होता, अंदरूनी कोई फोर्स पैदा नहीं होता जो कि ताकत अमल कर रहा है, जिस ताकत की वजह से जो रेसिस्टेंस रिएक्शंस पैदा होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शंस कोई नहीं रहेगा जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो इसका मतलब है, लेकिन ये जो भी लोड अमल कर रहा है इसको तो, ये तो कौन है? इन्हें एक्शन है, इन्हें ये एक्सटर्नली बाहर से जो हम अमल कर रहे हैं लोड्स को, तो इनको रेसिस्ट कौन करेंगे? बीम तो इक्विलिब्रियम में रहना है। जैसा है कई साल के बाद देखेंगे तो भी आप घर में जो बीम डालते हैं वो कई साल के बाद जाके देखो, आप 40 साल 50 साल के बाद भी जाके देखो, वो बीम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बीम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो ये फोर्सेस को कौन रेसिस्ट करेगा? ये दोनों सपोर्ट्स एक रिएक्टिव फोर्स को पैदा करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम ऑलरेडी अब मैकेनिक्स में पढ़े। मान लीजिए मैं इसको कैसे बताता हूं बेटा, मैं इसे हमारे हिंज को आर, ये रिएक्शन हटिए, वर्टिकल रिएक्शन आर भी। बेटा एक बात याद रखिए, हिंज जब होता है तो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में भी डायरेक्शन में भी नहीं रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं रहता है। हिंज का मतलब क्या है? ना तो मूवमेंट ऊपर नीचे रहेगा, ना तो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। जब किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस डायरेक्शन में अंदर से रिएक्टिव फोर्स पैदा होता है। इसका मतलब है यहां वर्टिकल रिएक्शन में भी मूवमेंट नहीं है तो वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पैदा होगा। लेकिन यहां का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? इस बात से कि वहां पे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट को अलाउ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंज के पास ना तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आएगा। रोलर के पास सिर्फ जिस सपोर्ट, जिस डायरेक्शन का सपोर्ट है उसके 90 डिग्री में रिएक्शन पैदा होगा। अगर इंक्लाइंड है सपोर्ट तो 90 डिग्री होगा उसका रिएक्शन, 90 डिग्री में अमल होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है बेटा, मेरा बोलने का मतलब है यहां पे जो भी सपोर्ट है यहां पे, अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, लोड जो अमल कर रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की रकम क्या होगी? नहीं होगी, जीरो होगी। क्यों? आपके हाथ में इंजन मैकेनिक्स में आप पढ़े इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है आपके हाथ में, 3 तलवार है आपके पास, 3 वेपन्स है बेहतरीन। अगर किसी चीज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो नंबर 1 क्या लिखिए आप? सिग्मा x इज इक्वल टू 0। नंबर 2 क्या लिखिए आप? सिग्मा y इज इक्वल टू 0। और नंबर 3 क्या लिखिए? सिग्मा m इज इक्वल टू 0। यानी कोई चीज आपको आराम की हालत में, इक्विलिब्रियम हालत में होना है तो उसके ऊपर
ना तो राइट साइड नेट फोर्स एक्ट करेगा, ना तो लेफ्ट साइड नेट फोर्स एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, ना तो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होगा, ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। दोनों डायरेक्शंस में रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यानी जैसा खड़ा हूं ऐसा सीधे, ना तो मैं राइट को जाऊंगा, ना तो मैं लेफ्ट को जाऊंगा, ना तो मैं जरा ऊपर लिफ्ट होऊंगा, ना तो नीचे लिफ्ट होऊंगा। मैं जैसा ठहरा हूं वैसा ठहरा हूं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी फोर्स में दोनों डायरेक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। और मेरा पोजीशन देखिए, मैं ऐसा सीधा ठहरा हूं। सिग्मा एम का मतलब क्या है? मेरे बॉडी के अंदर, मेरे अलाइनमेंट के अंदर मैं ऐसा बेंड भी नहीं होना है। ऐसा मैं ऐसा बेंड हो गया तो मतलब क्या है? बेंड हो गया तो एंगुलर स्विफ्ट, एंगुलर मोशन आ रहा है यहां पे। तो कोई एंगुलर मोशन भी नहीं होना चाहिए, मेरे को मुड़ना भी नहीं है। यानी कोई भी चीज ना तो मुड़ना है, ना तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होना है, ना तो वर्टिकली डिस्प्लेस होना है। तभी तो ये इक्वेशंस लिखेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब भी आप बोल सकते हैं कि मेंबर इक्विलिब्रियम में है। तो आप ही देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, बेटा कोई इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अमल कर रहा है सपोर्ट्स को छोड़ के? नहीं, प्योर वर्टिकल है, कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। तो अगर आप इसको HA लिखेंगे, इसको HA को जोड़ने के लिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसके ऊपर, तो ऑटोमेटिक से आपका HA इज 0। और सवाल यह है, यहां के सपोर्ट के पास जो रिएक्शन पैदा हो रहा है और यहां के सपोर्ट के पास जो रिएक्शन पैदा हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस का सहारा लेंगे। सहारा लेके जैसे कि आप मैकेनिक्स में कैलकुलेट करें, दी गई बीम के सपोर्ट रिएक्शंस का हिसाब लगाओ। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कई सारी पॉइंट लोड्स होते हैं, इसको हम पॉइंट लोड्स कहते हैं। पॉइंट लोड किसको बोलते हैं मैं आप आऊंगा बेटा, टाइप्स ऑफ लोड्स कितने हैं वो बताऊंगा आपको। मैं पहले आपको एंड्स के बारे में बता रहा हूं, सपोर्ट्स के बारे में। तो सिंपल सपोर्ट कौन सा होता है? हिंज होता है, रोलर भी होता है। हिंज के मतलब दो रिएक्टिव फोर्सेस होते हैं। रोलर का मतलब जिस सपोर्ट पे आराम कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल, उसको 90 डिग्री पर रिएक्शन होगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट कुछ इंक्लाइंड है, ऐसा है सपोर्ट इंक्लाइंड है, मेंबर इंक्लाइंड सपोर्ट है, तो ये जिस सपोर्ट पे आराम कर रहा है इसको 90 डिग्री पर रिएक्शन पैदा होगा बेटा। ऐसा रिएक्शन विल बी नॉर्मल टू द सपोर्ट, नॉर्मल टू द, लेकिन एक ही रिएक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है उस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन, कोई फोर्स पैदा नहीं होगा। तो ये हो गया सिंपल सपोर्ट, जिसको हम कैसा बताते हैं? सिंपल से ये बार को मैं अब जो मैं बताया इसको कैसे बताते हैं? रिएक्शंस के तौर पर कैसे बताते हैं, जो ऑलरेडी आप मैकेनिक्स में पढ़े। ये बार को हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लकीर की तरह बताते हैं। सपोर्ट ए को ए, सपोर्ट बी को बी, यहां पे रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी। लोड चाहे ये हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, मैं आपको टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में समझाऊंगा। तो ये पूरे लोड्स कैसे है बेटा? बीम के ऊपर 90 डिग्रीज में, हॉरिजॉन्टल बीम 90 डिग्रीज में अमल कर रहे हैं, जिसके तहत जो है मेंबर मुड़ेगा, उसी को हम बीम कहते हैं। जो भी मुड़ेगा उसको हम बीम कहते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया सिंपल सपोर्ट किसको बोलते हैं। और याद रखिए बेटा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपको मुड़ रहा है, यहां पे मुड़ रहा है का मतलब ये कर्व को, डिफ्लेक्शन कर्व को अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करा, शुरू में हॉरिजॉन्टल था, यहां पे जाविया जो आपको नजर आ रहा है थीटा ए, थीटा ए क्या है? स्लोप बोलते हैं उसको, ए के पास स्लोप थीटा ए, ये थीटा भी क्या है बेटा? स्लोप एट बी। याद रखिए सिंपल सपोर्ट के पास, जैसा कि मेरा हाथ स्ट्राइट है, मुड़ने के बाद ऐसा कर्वीलिनियर नजर आएगा, तो ये जो भी जाविया नजर आ रहा है, ये जाविया जीरो नहीं होगा। कहां पे? सिंपल सपोर्ट के पास थीटा एग्जिस्ट होता है, सिंपल सपोर्ट के पास थीटा जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कब जीरो होता है बेटा ये स्लोप? जबकि आपका सपोर्ट, यानी थीटा क्यों जीरो नहीं हो रहा है? यहां पे ये मुड़ने के बाद जो जाविया नजर आ रहा है, एक्चुअली ये सपोर्ट के पास एक मोमेंट डेवलप होना चाहिए, एम ये बोल के। ये मोमेंट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? जब ये मोमेंट, ये देखिए ऐसा मुड़ रहा है ये, अगर यहां पे सपोर्ट के पास मोमेंट आ रहा है तो ये डायरेक्शन रहेगा, तो यहां पे रेसिस्टिव मोमेंट अगर डेवलप हुआ तो इन्हें थीटा ये जीरो बन जाएगा। लेकिन सिंपल सपोर्ट के पास कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा, मोमेंट नहीं है सिंपल सपोर्ट के पास, इस वास्ते एम ए इज जीरो। सिमिलरली मोमेंट एट बी इज जीरो। सिंपल सपोर्ट के पास कोई मोमेंट डेवलप नहीं होता है, मोमेंट इज जीरो एट द सपोर्ट्स, जिसकी वजह से
यहां पे स्लोप एग्जिस्ट होता है, जिसकी वजह से यहां पे स्लोप एग्जिस्ट होता है। कहां पे? सिंपल सपोर्ट्स के पास। मैं ये प्रॉपर्टीज है सिंपल सपोर्ट के, ऐसे प्रॉपर्टीज है, याद रखिए। मोमेंट्स आर जीरो। जब हम दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं जिसको हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं, दूसरा फिक्स्ड सपोर्ट, इसको बेटा और दो नाम है, फिक्स्ड सपोर्ट, क्लैंप्ड और बिल्ट इन, तीन भी एक ही है बेटा। आप फिक्स्ड सपोर्ट को फिक्स्ड सपोर्ट भी बोल सकते हैं, क्लैंप्ड भी बोल सकते हैं, बिल्ट इन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये सपोर्ट को कैसे बताते हैं फिगर में। अब मान लीजिए ये बार है, जैसा अभी बताया हमें बीम ए बी। अब इससे पहले मैं दोनों सपोर्ट्स के पास आपको सिंपल सपोर्ट रखा था। अगर मान लीजिए ए के पास फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट कैसे इंडिकेट होता है, एक वर्टिकल लकीर होती है, ऐसे इंक्लाइंड लाइंस बताते हैं बस। इसका मतलब है, अब ये पेन है, मैं ऐसा पकड़ा मुट्ठी से, टाइट पकड़ा एकदम, या नहीं बोले तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, कीला आप जो दीवार में ठोसते हैं, नेल को हथौड़ी सी मार के अंदर फिक्स कर देते हैं, नेल के एक एंड को, थोड़ा पोर्शन बाहर आता है जिसको हम टंगाएंगे कुछ लगा के, तो अंदर जो फिक्स हिस्सा, जो नेल का हिस्सा जाके अंदर बैठ गया है, वो कौन सा हिस्सा है, फिक्स्ड है, वो रिजिड सपोर्ट है। तो उसी तरह फिक्स्ड सपोर्ट ऐसा माना जाता है। तो फिक्स्ड सपोर्ट को हम ऐसे बताते हैं बेटा, फिक्स्ड सपोर्ट के प्रॉपर्टीज क्या है, जैसा कि इससे पहले आप सिंपली सपोर्ट एंड में, सिंपल सपोर्ट में क्या क्या देखे बेटा, मान लीजिए एक हिंज है, हिंज के पास आप वर्टिकल रिएक्टिव फोर्स देखे, हॉरिजॉन्टल रिएक्टिव फोर्स भी देखे, उसी तरह यहां पे भी एक वर्टिकल फोर्स पैदा होगा VA, और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी पैदा होगा, साथ साथ यहां पे मोमेंट भी पैदा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सपोर्ट एंड फिक्स्ड सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट के पास मोमेंट नहीं डेवलप हो रहा था, इस वास्ते थीटा ए आ गया था। अब यहां पे देखिए कितने ब्यूटीफुल है, यहां पे मान लीजिए लोड अप्लाई कर रहे हैं आप ये बीम के ऊपर, बेटा ऐसे वाली बीम को हम एक नाम रखते हैं, जहां पे एक एंड फिक्स्ड होता है और एक एंड क्या है, यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, मान के चलिए फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर। इसमें मुड़ने की शक्ल कैसी होती है, अगर ये मान लीजिए P1 ये P2 है, इसका डिफ्लेक्शन कर्व कैसे होता है, एक्चुअली ये में छोड़ दीजिए आप, ऐसे मुड़ेगा, यानी B जाके B1 को चले जाएगा बेटा, B जाके कहां चले जाएगा, मुड़ने के बाद B जाके B1 को चले जाएगा, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, फिक्स्ड एंड है, लेकिन जाविया नजर आएगा आपको यहां पे जाविया, लेकिन एक्चुअल डिफ्लेक्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, डॉटेड लाइन को डिफ्लेक्शन कर्व बोलते हैं, मुड़ने की शक्ल लोड अप्लाई होने के बाद, लेकिन फिक्स्ड एंड के पास मोमेंट पैदा होता है, अभी बोला मैं आपको ये में, जिसकी वजह से आपकी मुड़ने की शक्ल कैसी होगी पता, बीम फिक्स्ड एंड से थोड़ी दूर तक मुड़ेगा ही नहीं, उसके बाद मुड़ना शुरू होता है, ऐसा होता है बेटा। आपके डायग्राम को, मेरे पिछले डायग्राम को समझ में आ रहा, आपके डायग्राम में क्या करा बेटा, मैं ए से लेके थोड़ी दूर तक डिफ्लेक्शन कर्व और उसकी हॉरिजॉन्टलिटी, पहले जो शुरू में हॉरिजॉन्टल था, दोनों मर्ज हो गए यहां पे, यानी टैंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे ये डिफ्लेक्शन कर्व को और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मर्ज हो गए बेटा। एक्चुअली जाविया कैसे मेजर करते हैं आप, अब अगर आपको यहां पे स्लोप चाहिए, आपको यहां पे स्लोप चाहिए, तो आप ये डिफ्लेक्शन कर्व को टैंजेंट ड्रॉ करिए और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, जो भी जाविया आएगा इसको स्लोप बोलेंगे आप। लेकिन आप फिक्स्ड एंड के पास देखेंगे तो टैंजेंट भी और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों भी मर्ज हो गए, यहां पे दोनों मिक्स हो गए, जिसके वजह से थीटा ए इज 0। क्या हो रहा है बेटा, स्लोप क्या हो रहा है, फिक्स्ड एंड के पास 0 हो रहा है। किस वजह से स्लोप 0 हो रहा है, इस वजह से कि फिक्स्ड एंड के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उन्हें एक मोमेंट को डेवलप करता है, रेसिस्टिव मोमेंट को, जिसके तहत ये मुड़ना जो डिफ्लेक्शन कर्व होता है वो स्ट्रेट होता है, आराम से उसको 0 बना देता है, स्लोप को 0 बना देता है। क्या आपने ये देखा सिंपल सपोर्ट के पास? नहीं, सिंपल सपोर्ट के पास कोई मोमेंट पैदा नहीं होता, इस वास्ते वहां पे स्लोप एग्जिस्ट होता है, रहता है, लेकिन फिक्स्ड एंड के पास स्लोप नहीं रहता, 0 होता है, इस वास्ते कि एक रेसिस्टिव मोमेंट पैदा होता है, अंदर से एक रेसिस्टिव मोमेंट पैदा होता है, ताकतवर मोमेंट पैदा होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर स्लोप इज 0। वही जो है सिंपल सपोर्ट के पास 0 नहीं था, थीटा ये था। तो अंतर समझ में आ रहा आपको?
फिक्स्ड एंड के पास भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा और एक तीसरा भी आएगा, मोमेंट आएगा। ये है फिक्स्ड एंड की खासियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सिंपल सपोर्ट किसको बोलते हैं और फिक्स्ड एंड किसको बोलते हैं। और ये तो है फ्री एंड। फ्री एंड के पास तो बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या आपको बेंड होने के बाद ये हट गया क्या? नीचे नहीं हटा। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डेल्टा इज जीरो एज वेल एज थीटा इज जीरो हियर और द फिक्स्ड एंड। लेकिन फ्री एंड के पास क्या हुआ बेटा? बी जाके B1 को चला गया ना बेटा, डेल्टा डिस्प्लेस हो गया उन्हें, फ्री एंड डिस्प्लेस हो गया। लेकिन यहां पे जो है, अब यहां पे देख रहे हैं कि ये स्लोप जो आएगा आपको मैक्सिमम आएगा स्लोप, यहां पे थीटा मैक्स फ्री एंड के पास मैक्सिमम स्लोप है। वही स्लोप जो है फिक्स्ड एंड के पास जीरो है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब हम बीम की बात करते हैं तो उसके दोनों जानिब, दोनों एंड्स के पास या तो सिंपल सपोर्ट होगा, या नहीं बोल तो फिक्स्ड सपोर्ट होगा, या नहीं तो फ्री होगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर बीम के अलग अलग नाम दिए गए। बीम के अलग अलग नाम दिए गए। नंबर 1, अगर आपका बीम एक्सक्लूसिवली सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कैसे डायग्रामेटिकली बताएंगे? ये एंड ए, ये एंड बी, सिंपल सपोर्ट ऐसा डाल दीजिए, इसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम डायग्रामेटिकली कैसा बताएंगे? एक एंड के पास फिक्स्ड होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, इसको हम कैंटिलीवर बोलते हैं। और इसकी लंबाई जिसको हम स्पैन कहते हैं, ये बीम की स्पैन क्या होती है? फिक्स्ड एंड बोला तो यहां से फिक्स्ड एंड से लेके फ्री एंड तक की जो लंबाई होती है उसको स्पैन ऑफ द बीम कहते हैं। उसी तरह सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स, दोनों के सेंटर ऑफ सपोर्ट्स को स्पैन कहते हैं। अगर आपका बीम कैसे है? यही बीम को आगे एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करेंगे। अगर आप बीम को एक्सटेंड करेंगे, ये मान के चलेंगे स्मॉल ए है, ये स्मॉल है, यानी सपोर्ट से या तो राइट साइड आगे जा सकता है या तो लेफ्ट साइड आगे जा सकता है, बीम जा सकता है। जब भी बीम कोई एक्सटेंड होता है सपोर्ट से, किसी लेफ्ट साइड सपोर्ट से या राइट साइड सपोर्ट से या दोनों सपोर्ट से भी एक्सटेंड हो सकता है, तब इसे हम कहते हैं ओवरहैंग बीम। अंतर क्या है बेटा? सिंपली सपोर्टेड बीम में, कैंटिलीवर बीम में और ओवरहैंग बीम में मुड़ने की शक्ल कैसी होती है? मेंबर बीम कैसे मुड़ता है, उसकी मुड़ने की शक्ल अलग अलग होती है। जैसा कि ओवरहैंग बीम ले लो आप, ओवरहैंग बीम ले लिए तो इधर भी लोड अमल कर रहा है, इधर भी लोड अमल कर रहा है और इधर भी लोड अमल कर रहा है, मान के चलेंगे। तो इसकी मुड़ने की शक्ल कैसी होती है? जैसा कि मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूं मुड़ने की शक्ल। ये लोड की वजह से कई किस्म से बेंड हो सकता है। ऐसा भी बेंड हो सकता है मुड़ने की शक्ल, या नहीं पूरा जो है पूरा ऊपर भी ऐसा चले जाके ऐसा भी आ सकता है, ऐसा एकदम कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। ये एक शक्ल हो सकती है या पूरी ऐसी शक्ल हो सकती है। बोल नहीं सकते इसकी मुड़ने की शक्ल कैसे भी हो, या नहीं तो ऐसे भी हो सकती है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ सैग हो रहा है और किसी दूसरे हिस्से में इन्हें ऊपर लिफ्ट हो रहा है, उल्टा बेंड हो रहा है। यानी ओवरहैंग बीम में बेंडिंग कर्वेचर मिक्स्ड है इसमें, यानी पार्टली पॉजिटिव आ रहा है, पार्टली नेगेटिव आ रहा है इसमें। तो मुड़ने की शक्ल ऐसी नजर आएगी। अगर आपके सामने सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बिल्कुल एक ही तरह से मुड़ेगा, उन्हें सैग होगा, दोनों के सपोर्ट्स के बीच में झूलेगा ऐसा। अगर मान लीजिए ए एंड है, ये एंड बी है, ये दोनों के बीच में अगर लोड अमल कर रहा है कुछ, तो जिसकी वजह से सिर्फ सैग होगा दोनों के बीच में। ये है उसका डिफ्लेक्शन कर्व, ऐसे मुड़ेगा। यानी मुड़ने का बिहेवियर तरीका अलग अलग होता है। ओवरहैंग बीम में ऐसा मुड़ सकता है, सिंपली सपोर्टेड में ऐसा मुड़ता है। अब अगर आपके पास कैंटिलीवर है, एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, तो अगर कोई लोड अमल कर रहा है इसके ऊपर, तो इसकी मुड़ने की शक्ल ऐसी होगी, डिफ्लेक्शन कर्व। तो हम
इसे क्या बोलते हैं? अगर ऐसे 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 बेंड हो रहा है तो इसको जनरली हम सैगिंग बोलते हैं। अगर इन्हें ऐसे मुड़ रहा है तो हॉगिंग बोलते हैं। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आप प्रेजेंट करना है किसी के सामने तो आसान तरीका है। अगर सैगिंग है तो ऊपर क्या है बेटा? कॉन्केविटी है। कॉन्केविटी है ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में कॉन्वेक्सिटी है। यहां पे क्या हो रहा है? उल्टा है। ऊपर कॉन्वेक्सिटी है, नीचे कॉन्केविटी है, उल्टा है बेटा। सैगिंग और हैगिंग उल्टा है, मालूम ना आपको? कॉन्केविटी बोलते हैं इसको, ये नीचे वाले को कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। अरे बात समझ में? तो मैंने कहा लेकिन ओवरहैंग बीम में क्या हो रहा है बेटा? आपको पार्टली कॉन्वेक्सिटी है, यानी सैगिंग है, पार्टली हॉगिंग है इसमें, यानी यहां पे दोनों टाइप के बेंडिंग हो रहे हैं इसमें ओवरहैंग बीम में। सिंपली सपोर्टेड में एक्सक्लूसिव सैगिंग है और कैंटिलीवर में एक्सक्लूसिव हॉगिंग है। तो ये कब होता है बेटा? बीम के सपोर्ट के कंडीशंस के तहत मुड़ने की शक्ल अलग अलग होती है। जब हम बीम्स देख लिए, तरीके के कई किस्म के बीम्स देख लिए, इसमें देखने के बाद डिप्लोमा लेवल में अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कितने किस्म के लोड अमल करते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड्स, यानी जो ताकत अमल कर रही है मेंबर के ऊपर, उसके ऊपर कितने टाइप की ताकत अमल कर रही है, उसे हम लोड के टाइप्स बोलते हैं। कितने किस्म के लोड अमल करते हैं? नंबर 1 पॉइंट लोड, इसको भी हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड लोड। इसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा सिंपल से एरो मार्क। लोड W या लोड P, कुछ भी बता लो। नीचे रहा तो W नीचे डालो एरो मार्क, ऊपर रहा तो अपर डालो। अगर कोई लोड बीम पर किसी एक नुक्ते के पास, एक पॉइंट के पास अमल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। एक ही पॉइंट के पास अमल करेगा, ग्रेविटी लोड, तो उसको हम पॉइंट लोड कहते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। नंबर 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम बोलते बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको शॉर्टकट में हम UDL कहते हैं। UDL का मतलब क्या है? U स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मली, D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड L स्टैंड फॉर लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है लोड जो बराबरी से तकसीम होता है, जिस हिस्से पे अमल करता है उस हिस्से पे बराबर तरीके से अमल करता है, यानी यूनिफॉर्म, एक ही वैल्यू से अमल करता है। जैसा कि देखो बेटा, मैं सिंपल से बता रहा हूं, ये मेरी उंगली है, अगर इसके ऊपर पॉइंट लोड बोले तो पेन क्या है? सिर्फ एक पॉइंट के पास अमल कर रहा है, नतीजा क्या हो रहा है? उंगली मुड़ रही है। अगर एक ही जगह ऐड करते इसे पॉइंट लोड कहते हैं। अगर नहीं, लोड जो है UDL है बेटा। UDL को कैसे बताते हैं? ये उंगली के ऊपर और एक उंगली रखा मैं, पूरी उसकी लंबाई के ऊपर उंगली से दबा रहा हूं ऊपर से, तो ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी हर जगह ये जो लोड अमल कर रहा है बराबर से तकसीम किया गया है, बराबर से तकसीम किया गया है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी ये मेरी उंगली से एक जानिब से ये दूसरे जानिब तक, दूसरे एंड तक जो भी लोड अमल कर रहा है बराबर उंगली से बराबर मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रेशर, ये है ऐसा बराबर। अगर इसका सिंपल एग्जांपल है, जो हमारे घरों में मकानात में जो बीम्स होते हैं, जो स्लैब्स होते हैं, बीम्स के ऊपर जो अमल करता है लोड स्लैब से आता है ना बेटा। स्लैब का मोटापा आपने देखा होगा, एक जानिब से और एक जानिब तक बीम के एक ही मोटापे का स्लैब होता है, यानी स्लैब का लोड यूनिफॉर्म होता है। ये लोड कौन सा लोड है? ये हमारे वजह से जो लाइव लोड आता है, जो स्लैब के वजह से जो लोड आता है तो वो जो है यूनिफॉर्म से बराबर से। कहीं आपने ऐसा देखा कि बीम के थोड़े हिस्से तक ज्यादा स्लैब का मोटापा है, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे तो आगे जाएंगे तो क्या स्लैब का मोटापा कम बढ़ोतरी हो रहा है? नहीं, स्लैब का मोटापा एक ही 4 इंच तो 4 इंच, 6 इंच रहा तो 6 इंच। तो इसको एक जानिब से दूसरे जानिब तक अगर आपका स्लैब का मोटापा बराबर है तो हम उसे कौन से टाइप का लोड बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, जो कि डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं UDL को? UDL को बेटा 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कॉइल के टाइप में, या कॉइल नहीं है तो आप इसे एक ट्रायंगल रेक्टेंगल डाल के
और एक बीम में डाल दीजिए ए बी, इसके ऊपर और एक रेक्टेंगल डाल के ग्रेविटी लोड है ना ये पूरा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हर छोटे छोटे एरो मार्क से बता दीजिए। आप कॉइल के टाइप में बता सकते हैं या नहीं तो आप रेक्टेंगल की शक्ल में बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हर जगह इंटेंसिटी लोड की रकम बराबर है, जिसको हम किसके तहत मेजर करते हैं। अगर इसकी लंबाई एल है तो लोड को जनरल से ऐसा W पर मीटर बताते हैं। क्या बताते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं लोड को, W पर मीटर। अगर पॉइंट लोड है एक ही जगह अमल कर रहा है तो सो मेनी कैपिटल W या कैपिटल P किलो न्यूटन बोलते हैं। अगर यूडीएल रहा तो W पर मीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, पहले मतलब जानना चाहिए। इसका मतलब है अगर ये L इज इक्वल टू 10 मीटर्स की लंबाई है बीम की, कितनी मीटर्स है, 10 मीटर्स की लंबाई है बीम की, इसमें से आप कितने कर सकते हैं बेटा, 10 टुकड़ों में कर सकते हैं ना इसको। एक एक मीटर के 10 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। अगर आप एक हिस्सा ले लिए, 1 मीटर का हिस्सा ले लिए, कौन सा भी 1 मीटर का हिस्सा ले लीजिए टुकड़ा, तो वो 1 मीटर के सेंटर के पास, 1 मीटर के सेंटर के पास, 1 मीटर के सेंटर के पास कितना बेटा, 1 मीटर पर मीटर बता रहा हूं ना यहां पे, यानी 1 मीटर के लिए लोड कितना है, W किलो न्यूटन। तो 1 मीटर के सेंटर पर W होगा, दूसरे 1 मीटर के सेंटर के ऊपर W होगा, तीसरे मीटर के सेंटर के ऊपर W होगा। हर मीटर टुकड़े के पास W लोड अमल करता है। तो इन्हें किसके बराबर है बेटा, कौन सा ताकत का निजाम के बराबर है ये, इसके बराबर है कि 10 फोर्सेस आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आप ही बताइए W लाइक दैट अप टू 10 लोड्स, W किलो न्यूटन। ये कौन सा निजाम है ताकत का, ये एक सिस्टम, ये एक निजाम है जिसमें पूरे पैरेलल फोर्सेस है, पूरे पैरेलल फोर्सेस का ऑलरेडी आप मैकेनिक्स में पढ़े हैं। इन पूरे ताकतों का नतीजा एक ही होता है जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, उन्हें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा रिजल्टेंट, लेकिन उसकी रकम क्या है, पूरे एक ही डायरेक्शन में है ना, सिग्मा W, I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू 10, यानी कितने लोड्स हैं यहां पे, 10, तो दैट इज 10W इज द टोटल लोड, दैट इज नथिंग बट रिजल्टेंट। व्हाट इज दिस रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है बेटा, जमीन सेंट्रॉइड पे ये पूरे लोड को, उसकी सेंट्रॉइड क्या होती है, उसका सेंटर होता है, वहां पे आपको टोटल लोड अमल करेगा। वो जो टोटल लोड अमल कर रहा है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, टोटल यूडीएल कहते हैं उसको। किस नाम से बुलाते हैं, टोटल यूडीएल के नाम से बुलाते हैं। और उसकी रकम है पूरे लोड्स को सम्मेशन करना है। तो आपसे कोई पूछे अगर लोड की इंटेंसिटी W पर मीटर है, तो अगर यूडीएल पूरा 10 मीटर के लिए अमल कर रहा है तो उसकी पूरी टोटल लोड की रकम क्या है, तो आप सिंपल से जो है, जैसा कि मैं बताया है एनालिसिस, पूरे हर मीटर का एक W, वही तो मतलब है यहाँ पे। तो कुल लोड हो गया 10 इंटू W, तो आपका लोड है, रिजल्टेंट लोड है 10W। लेकिन आप प्रॉब्लम करते जब, इतना बड़ा नहीं करना बेटा, कैसा करना है, हाउ टू वर्क आउट दिस, वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस मीटर की लंबाई है 6 मीटर और इसके ऊपर लोड अमल कर रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड अमल कर रहा है। मान लीजिए आपके सामने ऐसा यूडीएल है, कोई आपसे पूछा, पहले आपकी जिम्मेदारी बनती ये पूरे लोड का एक रिजल्टेंट निकाल के बताएं फिगर पे। कैसे बता सकते हैं, बहुत आसान है। यहां देखिए 1 मीटर के लिए 2 किलो न्यूटन है, तो पूरे आपके 6 मीटर है ना बेटा, 6 मीटर के लिए कितना, 2 इंटू 6 12 किलो न्यूटन। 12 किलो न्यूटन क्या हो गया, टोटल यूडीएल हो गया। और ये ये क्या है, 2 किलो न्यूटन, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल कहते हैं। क्या बोलते हैं, 2 किलो न्यूटन को स्मॉल W को, अंतर समझिए, स्मॉल W को और कैपिटल W को, ये जो टोटल लोड आ रहा है ये टोटल यूडीएल को कैपिटल W बोलते हैं, और जो इंटेंसिटी दिया उन्हें स्मॉल W है ये। तो इसका मतलब है कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू L, एम आई राइट। टोटल यूडीएल इज इक्वल टू
टोटल यूडियल को जो भी इंटेंसिटी दिया गया है उसको अगर आप पूरी लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे, W/L करेंगे, तो आपको टोटल यूडियल आ जाएगा। तो ये है पूरे ताकत का मतलब निज़ाम, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, यानी 12 किलोन्यूटन। कहाँ अमल करेगा ये? बराबर सेंटर पे 6/2 पे अमल करेगा, सेंटर पे अमल करेगा। तो यूडीएल की रकम टोटल सेंटर पे अमल होती है। तो आई होप एवरीवन गॉट द आइडिया अबाउट टोटल यूडीएल। टोटल यूडीएल कैसे इवेलुएट करते हैं। पॉइंट लोड की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लोड तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ रकम है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या है बेटा यूडीएल के? आपने बहुत सारे देखा हूं मैं, जैसे आप बताया मैं बीम के ऊपर जो स्लैब का लोड आ रहा है यूडीएल है, यूडीएल है। अब मान लीजिए हम डेली लाइफ में हम चल फिर रहे, हमारे पंजे के नीचे पैर के, अपने पैर के नीचे जमीन के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो इंटर्न हमारा फ्लोर क्या कर रही है, जमीन क्या कर रही है, हमारे पैर को रिएक्शन मार रही है नीचे से। तो वो रिएक्शन की डायरेक्शन, वो रिएक्शन कौन सा टाइप का लोड है जो पैर के नीचे हमारे को फ्लोर जो मार रही है, दैट इज यूडीएल। इस वास्ते कि पैर के पंजे के अंगूठे से लेके एड़ी तक अगर कोई रिएक्शन जो अमल कर रही है सॉइल से, नीचे फ्लोर से, डिफरेंस है, तब हम चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे नहीं। क्यों? हम एक दर्द का महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए अंगूठे के पास ज्यादा है रिएक्शन, अब आप बोलेंगे पैर के पास, मतलब अंगूठे से जुदा हो जाएंगे। एड़ी के पास हो रहा है तो एड़ी को उठा लेंगे, ऐसा नहीं है ना। अल्लाह ताला ऐसा निजाम रखा है कि हमारे पैर के नीचे जो सॉइल रिएक्शन मारेगा वो बराबर है पूरे तलवे के नीचे, तलवे के नीचे। इस वजह से हम आसानी के साथ दौड़ सकते हैं, आसानी के साथ चल सकते हैं। ये है। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हो या किसी डेस्क पे, बेंच पे बैठे हो, बैठने पर भी हमारा वजन जो जाता है डेस्क को, जो बेंच को जाता है, अगर वो बराबर से रिएक्शन नहीं मिल रहा है आपको नीचे से अपने सीट के पास, तो हम क्या सुकून से बैठ पाएंगे? नहीं, मसलते रहेंगे। ये पूरा जो है यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म, इसको हम, ये सब एग्जाम्पल से यूनिफॉर्म लोड है ये पूरा। तो जो भी लोड बराबर से तकसीम किया जाता है बेटा, उसको यूडीएल बोलते हैं। और लास्ट टाइप का लोड है वाला कौन सा है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको हम शॉर्टकट में यूवीएल कहते हैं। जैसा पिछले वेरिंग लोड, वर्ड मैच मतलब है बेटा इसका यूनिफॉर्म से, यानी जो भी लोड में तब्दीली नजर आ रही है आपको, जो वेरिएशन नजर आ रहा है लोड में, वो यूनिफॉर्म से है। ऐसा नहीं कि बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा फिर ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं। जैसा कि सिंपल एग्जांपल, आप हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, या कोई शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं, बड़े नर्सिंग होम्स में देखते हैं, रैंप होता है। आप अपने घरों के सामने भी गाड़ी चढ़ाने के लिए, कार चढ़ाने के लिए, रोड से लेके हमारे फ्लोर लेवल तक जो है एक रैंप बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं, रैंप, जिसको हम रैंप कहते हैं। तो रैंप कैसा रहता है बेटा? क्या एकदम ज्यादा चढ़ा के फिर एकदम कम हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, यूनिफॉर्म से होता है स्लोप। यानी कैसा बताएंगे रैंप को? ऐसा बताएंगे ना। अब मान लीजिए एक एंड है, एक एंड है, तो यहां से शुरू हो रहा है, आपकी गाड़ी जा रही है, आपकी गाड़ी जा रही है, तो ये जो रैंप को जो फॉलो करेगी, ये तो स्लोप इज कांस्टेंट। यहां भी देखो, यहां भी देखो, यहां भी देखो, कहीं भी देखो, स्लोप इज कांस्टेंट। तो अगर आपका लोड का एप्लीकेशन का स्लोप जो है, जो लोड आप अमल कर रहे हैं, ये पूरा लोड है बेटा, ये पूरा लोड है। इसके अंदर क्या रहता? फिलिंग होती है ना, अर्थ फिलिंग होती है। रैंप बनाने से पहले कुछ मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं। जैसा आप फ्लाईओवर्स में भी देखते हो, फ्लाईओवर्स में शुरुआत में कैसा होता है? स्लोप होता है। शुरू का स्लोप होते होते तक आप थोड़ी दूर तक आप देखेंगे कि पैकिंग होता है, अर्थ फिलिंग होती है। उसके बाद पिलर्स होते हैं पूरे, जैसे जैसे आप हाइट जाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो होता है और एंडिंग का जो होता है फ्लाईओवर का, उसके नीचे जो है ये जो रैंप दिखते हैं, आप स्लोप जाते हैं, उसके अंदर फिलिंग होती है। तो ये जो लोड है, ऐसे टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एक साइड जिसको हम अपस्ट्रीम साइड कहते हैं, ये डैम है समझिए, इधर पानी है, इधर पानी है। जनरली डैम जो है ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है, पानी जो स्टोर होता है, इधर तरफ डैम होता है ऐसा। ये डाउनस्ट्रीम साइड है। ये आप ये जो पानी आप नजरिया यहाँ पे ऊपर ठहर के, सबसे ऊपर ठहर के इधर तरफ देखेंगे, तो जो पानी स्टैग्नेंट नजर आता है आपको, जो रेस्ट की हालत में नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। ये तो फ्री सरफेस है। अब ये सबसे नीचे क्या है बेटा? ये रिवर बेड है। हाँ, ये सबसे नीचे रिवर बेड है। आप ये जो फ्लूइड, ये जो वाटर, ये स्ट्रक्चर पे जो प्रेशर मार रहा है, लेटरल फोर्स जो मार रहा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड।
जैसा कि सबसे ऊपर क्या रहेगा बेटा इसका प्रेशर एट द फ्री सरफेस 0। क्यों? आप ऑलरेडी एफएम में पढ़ चुके हैं, प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल टू गामा एच या स्मॉल डब्ल्यू एच, वेट डेंसिटी इनटू हाइट। यहां तो हाइट क्या है बेटा? हाइट नहीं है, अभी शुरुआत है, एच इज इक्वल टू 0, योर प्रेशर इज 0। जैसा जैसा आप ये जो है अंदर जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, आपका एच बढ़ते जाएगा, आते जाके तो जो है आप जो है आपकी बॉटम मोस्ट पॉइंट में स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच बोले तो पूरी गहराई, पानी की गहराई। तो सबसे रिवर बेड के नीचे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर? कितना है प्रेशर का इंटेंसिटी? स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। सबसे ऊपर क्या है बेटा? 0। इसका वेरिएशन कैसा है? सबसे ऊपर 0 है, सबसे नीचे मैक्सिमम है, तो इसका वेरिएशन इज लीनियर, सिंगल डिग्री इक्वेशन है। इस बात से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल में नजर आएगा। यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो वाटर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, सबसे ऊपर सिफर है, सबसे नीचे मैक्सिमम है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डालूंगा तो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल में नजर आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वैसे ही नहीं, आप कहीं फिलिंग करते जब देखेंगे, सिंपल एग्जांपल एक ले लीजिए, एक झोला है, बाद में 2 झोले, बाद में 3 झोले, बाद में 4 झोले, बाद में 5 झोले, बाद में 6, ये सब ज्वाइन करेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा? कौन सा टाइप का लोड है ये? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। शेयर फोर्स किसको बोलते? बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते? एक बात याद रखिए, ये दोनों चीज कब पैदा होते हैं? बीम के सपोर्ट कंडीशंस और बीम के ऊपर टाइप ऑफ लोड, कौन सा टाइप ऑफ लोड अमल कर रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के रकम को कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग कंडीशंस को, अलग अलग शेयर फोर्स, अलग अलग बेंडिंग मोमेंट आएंगे तो हम सिविल इंजीनियर्स उसको सॉल्यूशन देंगे। ये बेंडिंग मोमेंट, ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कई को देंगे बेटा सॉल्यूशन। बीम 50 साल नहीं 100 साल रहे तो भी सही सलामत रहना है, बीम हो तो इक्विलिब्रियम रहना है, आराम की हालत में रहना है। तो उसके लिए क्या है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको डेफिनेशंस दे के प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे वर्कआउट करते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।